हेलो बच्चों। तो आपके एग्जाम से पहले ठीक रैपिड रिवीजन के लिए हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं 50 क्वेश्चंस का फिजिक्स का, जो कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। फिजिक्स रैपिड रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो आज हम ये पूरे 50 क्वेश्चंस आज के इस सेशन में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब सेक्शन ए में आपके टोटल 35 सवाल होंगे। सेक्शन ए करते हैं। सेक्शन ए में पहला सवाल है, देखिएगा। First question is, a hockey player is moving northward and suddenly turns westward with the same speed to avoid an opponent. The force that act on the player. अब एक हॉकी प्लेयर वो पहले कहाँ जा रहा था? नॉर्थ की साइड जा रहा था। ठीक, ऐसे आप बना सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, पहले वो कहाँ की तरफ जा रहा था? नॉर्थ की तरफ जा रहा था, और सडनली कहाँ टर्न हो गया? वेस्ट टर्न हो गया विद द सेम स्पीड टू अवॉइड द अपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ का, वो m इंटू ए वेक्टर होता है, एंड ए इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम। तो जिधर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो हम चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हॉकी प्लेयर कहां जा रहा था? नॉर्थ की तरफ। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसको लिख सकते हैं v। नॉर्थ की तरफ जा रहा था मतलब ऊपर। ऊपर आपका जे कैप माइनस जे कैप आई कैप माइनस आई कैप सपोज कर लिया। ठीक, तो ये v जे कैप हो गया। इसके बाद ये कहां चला गया? टर्न्स वेस्टवर्ड, मतलब माइनस आई कैप v फाइनल वेक्टर। तो आगे माइनस लगा दो, एंड चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व होकर के माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। अब आई और जे आपके दोनों माइनस में हैं, मतलब ये वाला प्लेन आपका वेस्ट साउथ। तो किधर की तरफ लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट। सी इज द राइट आंसर। सी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशंस को नोट करते रहिएगा, स्क्रीन को पॉज करके समझते रहिएगा। A block is projected over a rough surface with a speed of 9.8 meter per second. If the friction coefficient of the surface block interface is 0.5, find distance after which block stops. अब एक कोई सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक, जो अब ब्लॉक इस जिसकी इनिशियल स्पीड दे रखी कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ देर बाद जाकर के ये ब्लॉक रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है, मतलब फाइनल कितना? 0 हो जाएगा। मतलब इस पे पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन के अपोजिट एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा F, नीचे की तरफ आपका mg एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन विच इज म्यू इंटू आर। R is what? Normal reaction which is equal to weight of the body, मतलब म्यू इंटू mg। ठीक, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका ये ma के इक्वल होगा। जहां m से m कैंसिल, तो जो रिटार्डेशन आया है वो म्यू इंटू जी के इक्वल होगा। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको ये पूछी गई है, कितनी डिस्टेंस बाद वो रुक जाएगा s। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से s निकालना है, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब v आपका 0 है, u आपका कितना है? 9.8 इंटू 9.8 स्क्वायर है, 2 इंटू, अब a आपका कितना है? म्यू इंटू जी, माइनस में रखेंगे, माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.5, और g की वैल्यू आप ले लो 9.8। ठीक, 0 से कोई मतलब नहीं, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो बचा 98 बाय 5 2 जा 10, मतलब 9.8 मीटर। आंसर क्या होगा? 9.8 मीटर। बी इज द राइट ऑप्शन। जो बी होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। The two diagrams show the situation before and after a collision between two spheres A and B of equal radii moving along the same straight line on a smooth horizontal surface. The coefficient of restitution E पूछा है। क्या पूछा है?
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपसे ई पूछा गया है। बिफोर कोलिजन स्पीड दे रखी है, आफ्टर कोलिजन स्पीड दे रखी है, और आपसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v1 v2 आफ्टर द कोलिजन जो स्पीड होंगी, और u1 u2 बिफोर द कोलिजन जो स्पीड होंगी। अब इस फॉर्मूले में बस आपको क्या पुट करना है, वैल्यू ही रखनी है। ठीक, v2 ये अगर बॉडी 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो v2 आपका कितना हो गया 5 माइनस v1 कितना 2। ओके, u1 की वैल्यू 8 है, वेरी गुड, माइनस ये कितना है 2 है, सॉल्व कर दो, 3/6 मतलब 1/2। तो b जो है वो सही आंसर है। कितना आएगा 1/2 आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आपको फॉर्मूला याद रखना है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of contribution made by the electric field and magnetic field component in the intensity of electromagnetic wave। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की होती है, सेम एनर्जी किसकी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितनी एनर्जी, जितना पार्ट एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैट्स का होता है, उतना ही मैग्नेटिज्म का भी होता है। मतलब रेशियो होगा 1:1। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1:1। ठीक, दोनों पोर्शन सेम रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट सवाल। Beam of electron contains wave nature. The above fact is discovered by Deviation and German। अब beam of electron जो है वो वेव नेचर रखती है। beam of electron कैसा नेचर रखती है, वेव नेचर रखती है। और the above fact is discovered by Deviation German। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, भाई वेव नेचर रखती है। हाँ, और ये फैक्ट किसने डिस्कवर किया था, डेविएशन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवर किया था। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट इज डबल। फ्रीक्वेंसी जो थी उसको डबल कर दिया गया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है h nu माइनस फाई नॉट। अब यहाँ E के काइनेटिक एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और फाई नॉट जो है आपका ये कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर आप इसको डबल कर रहे हैं तो नई काइनेटिक एनर्जी जो होगी H 2h न्यू हो जाएगा माइनस फाई नॉट। बाकी सब कुछ तो ऐसा ही है। ठीक, मतलब इसका जस्ट ये डबल हो गया, डबल में से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब ये आएगा मोर देन डबल। क्या आएगा, मोर देन डबल आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर देन डबल। क्लियर है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। When a hydrogen atom is raised from a ground energy level to excited energy level, then potential energy increases and kinetic energy decreases. Kinetic energy increases and potential energy decreases. Both kinetic energy and potential energy increases. Both kinetic energy and potential energy decreases. अब हाइड्रोजन एटम को जब ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे ले जाया जाता है तो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो माइनस के Q1 Q2 करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें जो रिलेशन है वो है K इज इक्वल टू माइनस U/2 इज इक्वल टू माइनस E। ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है काइनेटिक में, पोटेंशियल में और टोटल एनर्जी में। ये हमारा रिलेशन है। ठीक, इस केस में अब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, U आपका माइनस में है, K आपका प्लस में होता है, U आपका माइनस में होता है। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू कम होगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी और K की वैल्यू कम होगी। मतलब ऑप्शन होगा ए। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बोल रहा है। R की वैल्यू बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R की वैल्यू बढ़ने पे, रेडियस बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव में कम होगी, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। साइन है निगेटिव का इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 40 कैल्शियम एंड 16 O इज क्लोज टू। अब जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, वो हर एक न्यूक्लियाई के लिए क्या रहती है, लगभग कांस्टेंट ही रहती है। तो किसी भी दो न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए, उसका रेशियो
1 के पास में ही रहेगा या 1 ही रहेगा। तो आंसर होगा इसका क्या, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंड गैप्स ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर आर रिस्पेक्टिवली Eg1, Eg2, Eg3, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज। अब जो बैंड गैप होते हैं, दो बैंड्स होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है, उनके बीच में जो गैपिंग होती है उस गैप को ही बैंड गैप कहा जाता है। इंसुलेटर में इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर सेमीकंडक्टर, और सबसे कम किसमें होती है, कंडक्टर में। मतलब Eg2, Eg1 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सब में है, इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं, ये दोनों तो गलत हो गए। और सबसे कम होगा कौन, Eg2। तो Eg2 पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि Eg3 और Eg1 दोनों Eg2 से ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बैंड गैप सबसे ज्यादा किसमें होता है, इंसुलेटर में, सबसे कम किसमें होता है, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, उनके बीच में लाई करता है। नेक्स्ट, लॉजिक सर्किट शोन हैज द इनपुट वेवफॉर्म ए बी एज शोन, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे गेट्स आपको दे रखे हैं, ये नॉट गेट दे रखा है, ये भी आपका नॉट गेट दे रखा है, ये नॉर गेट दे रखा है, ये आपका नॉट गेट दे रखा है। अब यहां पर मान लो C, यहां पर मान लो D, और इसको मान लो आप E। ठीक, यहां पर बनानी है हमको ट्रुथ टेबल। क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल। A, B, C, D, E एंड Y। फटाफट ट्रुथ टेबल बनाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनपुट हम देख लेते हैं, ये हमारे इनपुट हैं, ठीक है। अब ये पहला इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, टोटल 7 इनपुट हमें दे रखे हैं। तो जो फर्स्ट इनपुट दे रखा है हमको, ये हमारे इनपुट यहाँ पर दे रखे हैं, ये आउटपुट है, इनपुट ए एंड इनपुट बी, 7 इनपुट दे रखे हैं। अब पहले में ऊपर वाली लाइन 1 होती है, नीचे वाली लाइन को 0 कंसीडर करते हैं। तो पहले में दोनों कितने हैं, 1 1। सेकंड में ये आपका ए आपका 0 है, बी भी आपका 0 है, इसमें आपका ए 0 हो गया, बी आपका ऊपर आ गया तो ये 1 हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है और ये 1 है। ये आपके सारे इनपुट हो गए। अब C जो है वो A का आउटपुट है, और C और A के बीच में कौन सा गेट लगा है, नॉट। मतलब अगर आप 0 दोगे तो C की वैल्यू 1 होगी, अगर A की वैल्यू 1 दोगे तो C की वैल्यू 0 होगी। तो 1 दिया 0 मिला, खाली A को देखना है, 0 दिया 1 मिला, 0 दिया 1 मिला, 1 का 0, 1 0, 0 1, 0 1, सेम एज D। D B का नॉट है, B का नॉट है, 0 दोगे तो D 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, 1 का 0, 0 का 1, 0 0 1, 1 0, 0 1, 1 0। अब जो E है वो C और D का नॉर है। नॉर में क्या होता था कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू मिलेगा, लेकिन उसके आगे नॉट लगा है तो वो उसको बदल के फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो इसमें दोनों फॉल्स है तो आंसर ट्रू मिलेगा, इसमें दोनों ट्रू, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, इसमें एक ट्रू है, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, इसमें एक ट्रू है, ये भी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स हैं, ट्रू होगा, इसमें आपके दोनों ट्रू हैं, ट्रू का फॉल्स होगा, एक ट्रू है, ट्रू का फॉल्स होगा। और जो Y है वो E का नॉट है, जस्ट अपोजिट, 1 का 0, 0 1, 1 1, 0 1 1। अब देखो फाइनली आंसर आपका, पहला 0 है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही है, बाकी तो गलत है। पहला 0, फिर लाइन से देखो 3 1, फिर 0, फिर 2 1। तो C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, C इज द राइट आंसर। तो लॉजिक गेट का एक सवाल आता ही आता है आपका हर साल नीट में। चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। द डिस्टेंस ऑफ अ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन आर नियरली 1013 मीटर एंड 1012 मीटर। ये बेसिकली 10 की पावर 13 मीटर है और ये 10 की पावर 12 मीटर है, ओके, रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड विल बी, तो उनके टाइम पीरियड का रेशियो बताना है हमको। ठीक, तो केपलर्स का थर्ड लॉ होता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 3/2, ये हो जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व इसको। T1 अपॉन T2, यहां पर कितना, 10 की पावर 13, 10 की पावर 12, पावर 3/2, 12 पावर से 13 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 3 का अंडर रूट
मतलब 10√10, क्या आंसर आएगा? 10√10। सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सिंपल कैपलर्स थर्ड लॉ पे बेस्ड था। A satellite is an elliptical orbit around a planet P. It is observed that the velocity of the satellite when it is farthest from the planet is 6 times less than when it is closest to the planet. The ratio of distances between the satellite and the planet at closest and farthest point. तो मान लेते हैं ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, ये आप कोई प्लानेट है, यहां पर एक बार सैटेलाइट है क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, इसको R1 मान लो, फारदेस्ट पे कितनी है? R2, यहां पर स्पीड है, ये V2 ले लो और ये V1 ले लो। तो कोई भी सैटेलाइट जब किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, कोई प्लैनेट किसी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज डिस्टेंस। ठीक, तो यहां पर लगा देंगे m1 v1 r1 इज इक्वल टू, मास तो सेम ही रहेगा, m v2 r2, मास से मास कैंसिल हो गया। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड प्लैनेट, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट, तो क्लोजेस्ट है आपका R1 अपॉन R2 निकालना है, तो V2 बाय V1 हो जाएगा। और जब द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट, फारदेस्ट कितनी ली है हमने? V2 ली है, इज इक्वल टू 6 टाइम्स लेस देन दैट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट, मतलब V1 बाय 6 है। V2 इज इक्वल टू V1 बाय 6, मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 6। तो आंसर होगा A, 1:6। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर दो, ये सवाल इजिली हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज, जितने भी आपके एक्सियल वेक्टर होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, सारे के सारे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में रहते हैं, ये याद रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, a particle execute a simple harmonic motion of time period t, find the time taken by the particle to go directly from its mean position to half of the amplitude। मतलब y दे रखा है a/2 और आपसे क्या पूछा है? t पूछा है। तो y का फॉर्मूला होता है a sin ओमेगा t, y की जगह आप a/2 रखिए, ओमेगा की जगह रख देंगे 2 पाई बाय कैपिटल T, a से a हो गया कैंसिल, यहां बचा 1/2 साइन 2 पाई t बाय कैपिटल T। 1/2 मिलता है कितने पे? साइन कितने डिग्री पे? 1/2 मिलता है साइन 30 डिग्री पे। साइन 30 का मतलब पाई बाय 6। कंपेयर कर लेते हैं वैल्यूज, देन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 पाई t बाय कैपिटल T। पाई ने पाई को मार दिया, तो स्मॉल t आ गया आपका t बाय 12। कितना आया? t बाय 12। डी जो है सही जवाब है। सिंपल्स्ट एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगानी है, वहां पे वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका ये अल्फा रहेगा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये आपकी बीटा रहेगी। देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है अल्फा, उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, जहां कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बीटा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए, वो क्या होता है? ओमेगा ए होता है। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, ओमेगा अपॉन अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू ओमेगा बचेगा आपका। ओमेगा की जगह आप पुट कर सकते हो क्या? 2 पाई बाय टी, तो यहां से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं हम, टी इज इक्वल टू 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मूले एसएचएम के यहाँ पे याद होने चाहिए थे, जो ये रहे भाई, ए मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए और वी मैक्स होता है ओमेगा इंटू कैपिटल ए, जहां कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उनकी एंगुलर वेलोसिटी। बाकी सवाल में तो आपको दिया ही बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the phase difference between virtual voltage and virtual current
व्हेन द करंट इन द सर्किट इज वॉटलेस। वॉटलेस करंट का मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और जब सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता तो फेज लैग जो फेज डिफरेंस जो होता है करंट और वोल्टेज के बीच में, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फेज डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री का ही रहेगा। द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। ये हो गया आपका VRMS, ठीक। व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वॉट, ये हो गई आपकी पावर, टू द वैल्यू ऑफ पीक करंट, मतलब I0 पता लगाना है। तो पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, और IRMS को हम लिख सकते हैं क्या, I0 बाय √2। तो I0 की वैल्यू हो गई पावर अपॉन VRMS इंटू √2। तो पावर कितनी है 12, VRMS कितना है 24 गुणे √2, तो √2 बाय 2 मतलब 1 बाय √2। यस, फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1 बाय √2 एम्पियर, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सिंपल पावर का फॉर्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ L area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus। तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सिंपल क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूड, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है। अब यहाँ पर दे रखा है लेंथ तो L ही है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, वो भी सही है, ठीक, और F की जगह आप mg पुट कर सकते हो, और फाइनल लेंथ क्या हो गई L1, मतलब ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ L1 माइनस L। ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। फिक्स सपोर्ट द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 मार्स M, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका mgl अपॉन a L1 माइनस L। डी ऑप्शन सही होगा, यहां 1 नहीं होगा, डी ऑप्शन इज राइट, L1 माइनस L, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ लेते हैं यहां पर। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वाटर एंड ऑयल आर poured into the two limbs of U-tube containing mercury. The interface of the mercury and the liquids are at the same height in both the limbs. If H2 is equal to 20 सेंटीमीटर, ऑयल का दे रखा है, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑयल की दे रखी है, द वैल्यू ऑफ H1। तो इस पॉइंट पे जो A पॉइंट है और जो B पॉइंट है, यहाँ क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे प्रेशर सेम रहता है, तो प्रेशर जितना A पे होगा उतना ही प्रेशर B पे होगा। ओके, A पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो है इसकी डेंसिटी वाटर की G, हाइट कितनी H1, फिर यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, डेंसिटी किसकी ऑयल की, G, हाइट कितनी H2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, H1 की वैल्यू यहां से निकाल लो, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, G से G भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या H2। अब डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ही क्या कहलाएगी, ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी, जिसकी वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है 0.9, और H2 कितना दे रखा है आपको 20। कर लो सॉल्व, 18 सेंटीमीटर, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अ सरफेस हैज द एरिया वेक्टर A 2i कैप प्लस 3j कैप, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट इफ फील्ड इज, दे रखी है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमको, बस खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4i, 4 2 जा 8, बाकी J है नहीं, आंसर हो गया 8 वोल्ट मीटर, खत्म। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, J को J से, J है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए आई में आई मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, आंसर। नेक्स्ट, the capacitor whose capacity is 6 microfarad, 6 microfarad, 3 microfarad respectively are connected in series with 20 volt line. Find the charge on 3 microfarad. तो तीनों सीरीज में कनेक्ट है, मतलब एक में जो चार्ज आएगा वही सब में चला जाएगा। तो पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल ले, 1/c इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम आ जाएगा आपका 6, 1 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 4/6, तो C आ जाएगा आपका 3/2 माइक्रोफैरेड। फिर चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। अब C की वैल्यू हमने निकाल ली 3/2 और V से करना है मल्टीप्लाई, तो 3/2 इंटू 20 10 मतलब 30 माइक्रोकूलम, आंसर। क्योंकि वही आपका 6 माइक्रोफैरेड में होगा, वही आपका 3 माइक्रोफैरेड वाले में होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। चलो अगले सवाल पे आते हैं।
assertion when two positive point charges move away from each other their electrostatic potential energy decreases। अब दे रखा है दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, उनको एक दूसरे से दूर ले जाया गया तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। ठीक, अब पॉजिटिव है, अगर R की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। R की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस केस में R बढ़ रहा है तो U घट रहा है। ठीक, मतलब असर्शन सही लग रहा है। चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पोजीशंस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की पोजीशंस की, वो इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है, ये दे रखा है यहाँ पर। अब जरूरी नहीं है कि वो इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो ही, नहीं भी हो सकता है, तो इसको आपको करके देखना है। तो यहीं पर वही वही बता रहा था, व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग को साफ साफ पता चल रहा है कि असर्शन इसका सही है, बट रीजन इसका सही नहीं है। ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो वर्क डन पे ही डिपेंड करे, वर्क डन पे डिपेंड नहीं भी कर सकता। अगर एक्सटर्नल वर्क डन है, इंटरनल वर्क डन है, इस बात पे भी डिपेंड कर सकता है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला, a galvanometer having a resistance of 18 ohm is shunted by a wire of resistance 2 ohm if the total current is 1 ampere the part of passing through the shunt will be। तो मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, बगल से शंट लगा दिया, टोटल करंट आई है, यहाँ पर IG करंट गई और इधर कितनी करंट गई, I माइनस IG, ये मान लो I डैश, ये शंट R लगाया मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को G से लिख लिया। ठीक है, तो अब IG इंटू जी इज इक्वल टू होता है I माइनस IG इंटू R। आपको I डैश निकालना है, मतलब यही पूरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको टोटल I दे रखा है, I की दे रखा है कितना, 1 एम्पियर। तो अब IG को फाइंड कर लो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं यहीं से खत्म। तो IG की वैल्यू हमारी कितनी है, IG हमको नहीं पता है। ठीक, कैपिटल G कितना दे रखा है, कैपिटल G ये 18 ओम है, ये आपका 2 ओम है। I 1 माइनस IG इंटू 2 से कैंसिल करो कितना बचेगा, 9। तो 9 IG इज इक्वल टू 1 माइनस IG, मतलब ये हो गया 10 IG इज इक्वल टू 1। IG की वैल्यू आ गई 0.1 एम्पियर, यहाँ पे पुट कर दो I डैश 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9 एम्पियर। ए सही जवाब होगा। ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में क्या हो चुका है, कन्वर्ट। ए सही जवाब होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। To get maximum current through a resistor of 2.5 ohm, one can use m rows of cells, each row having n cells. The internal resistance of each cell is 0.5 ohm. What are the value of n and m if the total number of cell is 45? टोटल नंबर ऑफ सेल होगा m इंटू n, वो आपको 45 दे रखे हैं। और मैक्सिमम करंट निकालने के लिए जो R है, m रोज ऑफ सेल्स ईच रो हैविंग n सेल्स, हर रो में कितने सेल है, n सेल है, तो nr बाय m होना चाहिए। भाई मैक्सिमम करंट निकालने के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू nr बाय m के बराबर होनी चाहिए, तो रख दो वैल्यूज। अब टू गेट अ मैक्सिमम करंट थ्रू अ रजिस्टर, ये आपका कैपिटल R है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 ओम, ये आपका स्मॉल r है। तो 2.5 इज इक्वल टू n 0.5 अपॉन m, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इससे किया 5, तो n इज इक्वल टू आया 5m। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, m इंटू 5m इज इक्वल टू 45, मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर m 3 है तो n हो जाएगा 15, मतलब a जो है वो सही आंसर है, a इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। Which of following statement is not correct for a magnetic field lines? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए करेक्ट नहीं है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये तो सही है, ठीक है। इट ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ये भी सही है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज कम आउट और इंटर्स इन द सरफेस
ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल एट राइट एंगल। ये जरूरी नहीं है, राइट एंगल पे हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब यही सही जवाब है, डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, अगला सवाल है, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4j कैप, ये क्या होगा, 4j कैप होगा यहाँ पर, देन इट्स वेलोसिटी विल चेंज। अब देखो वेलोसिटी और वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। अब अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, जो एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो मोशन जो होता है चार्ज पार्टिकल का वो होता है हेलिकल। कैसा होता है, हेलिकल, मतलब डी तो सही है। अब वेलोसिटी तो चेंज होगी डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, सर्कुलर हो नहीं सकता। तो ए, बी एंड डी, ए इज द राइट आंसर। तो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn, ठीक, the magnetic field at the center of the loop is B, it then bent into circular loop of n turns, the magnetic field at the center of this loop is n turns will be, ठीक, ओके, उस कॉइल के जो n टर्न वाली कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एक लंबा सा वायर ले लेते हैं जिसकी लेंथ मान लेते हैं L, इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लिया है, सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, जिसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज B, तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट, करंट कितनी फ्लो कर रही है मान लेते हैं I अपॉन 2 इंटू R, कितनी हो जाएगी, 2 इंटू R, और इस केस में 2 पाई R जो है वो हमारा टोटल लेंथ L के बराबर होगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन 2 पाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका म्यू नॉट I इंटू 2 पाई अपॉन 2L। अब अगर इसमें हमने एक कई सारी लूप्स बना ली, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, रेडियस r ले ली, तो इस केस में जो इसकी सरकमफ्रेंस है वो होगी 2 पाई r, बट टोटल कितने टर्न्स है n, वो टोटल l के बराबर होगा, तो स्मॉल r आ जाएगा l अपॉन 2 पाई n। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, रख दो यहाँ r की वैल्यू, तो म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई n अपॉन में 2l, ये बी डैश होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बी डैश की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन 2l की जगह तो हम बी लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा क्या बच गया आपके पास, एन स्क्वायर बच गया, क्या बचा, एन स्क्वायर, तो आंसर होगा एन स्क्वायर बी, मतलब बी इज द राइट आंसर, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। दोनों की अलग अलग निकाल लिया, वैल्यू को कंपेयर करके वैल्यूज पुट कर दी और आंसर निकल आया। अगला क्वेश्चन, a current carrying coil is placed in uniform magnetic field experience at force which depends on the orientation of plane of the coil relative to the field direction, ठीक, a current carrying coil placed in uniform magnetic field experience of force, नहीं भाई टॉर्क होता है, मतलब असर्शन फॉल्स हो गया, चलो ठीक है। a current carrying coil placed in a magnetic field experience force F is equal to ILB, ये भी फॉल्स है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। A transparent cube of 15 centimeter H contains a small hole, total 15 centimeter है, apparent depth when viewed from one face is 6 centimeter, when viewed from opposite face is 4 centimeter। तो मान लेते हैं यहाँ पर है, तो अगर ये डिस्टेंस को हमने x मान लिया तो ऊपर वाली डिस्टेंस हो गई 15 माइनस x, ठीक है। फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर ले लें हम म्यू, तो रियल डेप्थ है 15 माइनस एक्स, तो इसकी अपरेंट डेप्थ हम 6 ले लेते हैं, ठीक। सेकंड कंडीशन ले लें, रियल डेप्थ अगर आप x ले रहे हो तो अपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी 4, इक्वल कर दो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स बाय 6, 2 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, द 5x इज इक्वल टू 30, मतलब x की वैल्यू आई 6 सेंटीमीटर। आपको पता क्या लगाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा तो म्यू इज इक्वल टू x बाय 4, मतलब 6 बाय 4, 3 बाय 2, 1.5,
1.5। तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगाना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है भाई, ये तो नहीं हो सकती एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये क्रॉस कर रही हैं, भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये कॉइल के अंदर हैं, इधर से इधर की तरफ जा रही हैं, घूम के वापस स्ट्रेट नहीं जाती हैं, हल्की सी ऐसे कर्व में रहती हैं बाहर निकलते समय, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये है सोलेनॉइड आपका टोरॉइड। टोरॉइड में हमेशा उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे ऐसे, इनसाइड और आउटसाइड जीरो होती है, तो सी सही जवाब है। सी जो है वो आपका वो करेक्ट आंसर। 31, a square frame of size 10 centimeter and a long straight wire carries current 1 ampere in the plane of paper. Starting from close to the wire, the frame moves towards the right at a constant speed of 10 meter per second. The EMF induced at the time the left arm of frame is at x is equal to 10। मतलब यहाँ पर ये 10 दे रखा है, ये x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले इस वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल लें और यहाँ निकाल लें, और दोनों की वजह से फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल के उनको डायरेक्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए। अब एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -7। करंट कितनी है आपकी 1 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 ले दो। अब करंट कहाँ जा रही है ऊपर, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की देखेंगे तो इनवर्ड होगी, क्रॉस, राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला सेम यही अप्लाई करेंगे, रखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -7। करंट की वैल्यू सेम है, बस आर 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और इस केस में भी वही रहेगा करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब कुछ फ्लक्स कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर आएगा, कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर आएगा, मतलब जो भी नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ई ए माइनस ई बी के बराबर होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी वी एल। बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी स्पीड है, एल लेंथ है। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है स्पीड, एल क्या है लेंथ। तो यहां पर वी और एल तो सेम रहेगा, बी ए माइनस रख दो यहाँ पर, फाइंड कर लो, खत्म। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब 1 रह जाएगा। ठीक है, बी ए मैग्नेटिक फील्ड, इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो ये इक्वल टू आना चाहिए कितना 10 की पावर -1 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, और ये आपका आ जाएगा -1 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 -1 इंटू 10 की पावर -6, ये बचेगा आपका 10 से ये 10 कैंसिल, सिर्फ बचेगा आपका 1 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, मतलब 1 माइक्रो वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट। बी सही आंसर है। तो इस केस में हमने क्या किया, स्ट्रेट वायर की वजह से इसमें पहले से करंट फ्लो कर रही थी, जो स्क्वायर लूप था उसके दोनों उस पैरेलल साइड वायर्स पे अलग अलग हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, दोनों पे अलग अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला बीवीएल से, और फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेट ईएमएफ पता चल गया। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द सम ऑफ नंबर्स। अब आपके पास जो है नंबर है 436.32, 227.2, 0.301, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको ऐड ही करना है, 6 7 8, तो हमेशा डेसिमल के बाद उतने डिजिट रखते हैं जितने सबसे कम वाले में, तो इसी में सबसे कम डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो हमारे में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, 663.8, सी सही जवाब है 663.8। ये सिग्निफिकेंट फिगर में समेशन का रूल है कि डेसिमल के बाद जितने कम प्लेसेस जिसमें होंगे आंसर में भी हम उतने ही प्लेसेस रखेंगे। 33, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Locus of point which oscillate in phase called wavefront, surface of constant phase called wavefront, energy of wave travels in a direction of wavefront।
तो इसमें फर्स्ट सेकंड गलत है आपके, सिर्फ थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। एनर्जी ऑफ वेव ट्रेवल इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। A spherical black body with a radius of 12 centimeter radiate for 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were half and temperature were double the power radiated in the watt, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4 करके। ठीक, तो यहाँ P1 अपॉन P2 निकालेंगे तो A1 T1 की पावर 4 अपॉन A2 T2 की पावर 4। तो P1 अपॉन P2 एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख देंगे तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। एरिया को क्या पुट कर दिया हमने, पाई आर स्क्वायर। अब पहले पावर कितनी थी, P1 था 450, P2 फाइंड करना है। रेडियस इन्होंने बोली इफ द रेडियस वर हाफ, रेडियस को आधा कर दिया गया, मतलब R1 को अगर R मान रहे हैं तो इसको R बाय 2, तो R स्क्वायर बाय 4। और टेम्परेचर को क्या कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया है। तो T1 को अगर T लिख दिया तो 2 की पावर 4 डबल मतलब 2 की पावर 4, 2 टू 4 टू 2 16। आप कैंसिल कर दो तो P2 हो जाएगा आपका 4 इंटू 450 वॉट, मतलब 1800 वॉट। सी सही जवाब होगा, कितना, 1800 वॉट। क्वेश्चन नंबर 35, द फोर्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप दिस इज इक्वल टू 9V by 4L for closed organ pipe and the third overtone of open organ pipe ये होता है आपका 2V by L। वो इनकी वैल्यूज आपस में सेम है, कर दो सेम, V से V कैंसिल। क्लोज वर्सेस ओपन का पूछा है, क्लोज वर्सेस ओपन का, तो 9/8 रेशियो आ जाएगा 9:8। ए सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब सेक्शन बी, सेक्शन ए के 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं किस पे, सेक्शन बी में। वैसे इसमें करने 10 होते हैं लेकिन हम पूरे आपको 15 बताएंगे। ठीक, सेक्शन बी में क्या है, अ पार्टिकल फॉलोज द बिलो वीटी ग्राफ देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वीटी ग्राफ से अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकालते हैं। ठीक, डिस्टेंस निकालना है तो सब पॉजिटिव लेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में, निगेटिव वाला निगेटिव में। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्या, डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू देखें यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो एक एरिया ये रहा, एक ये रहा, भाई ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, और एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 2 8 48 मीटर। अगर यही हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ये जो 8 हैं दोनों ये आपके होते हैं माइनस में, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में। तो आंसर इसका बचता 16। अब रेशियो पूछा है किसका, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो 48/16 तो आ जाएगा 3:1। कितना आ जाएगा, 3:1 डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन, two particles are projected simultaneously in the same vertical plane from the same point but with different speed and different angle with horizontal. The path followed by one as seen by the other. देखो इस केस में जब दो प्रोजेक्टाइल फेंके जाते हैं सेम स्पीड से, सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, projected simultaneously same vertical plane from the same point but with different speed and different angles with horizontal. तो इनमें भले स्पीड डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, लेकिन जो इसमें एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लगता है डाउनवर्ड। कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखने पर इनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी रिलेटिव वेलोसिटी जो भी है। तो इनका जो मोशन है वो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका मोशन कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। डी ऑप्शन। A constant power delivering machine has towed a box which was initially at rest along a horizontal straight line. The distance moved by box in time t is proportional to, मतलब s और t के बीच में हमको रिलेशन बताना है क्या होगी, क्या पावर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हैं। वर्क को की जगह हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी,
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो गया। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv², मतलब जो v है दैट इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। अब v आपका कितना आया, बाकी सब तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो t की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2। इससे मतलब नहीं, हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन से मतलब, तो s प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द फ्रैक्शनल चेंज इन द प्रेशर इज इक्वल टू, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो स्लोप होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो स्लोप होता है मतलब dp/dv विच इज इक्वल टू माइनस गामा p/v। तो यहां से हम निकाल सकते हैं dp/p इज इक्वल टू माइनस गामा dv/v। अब यही है फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, यही तो है जो किसके बराबर है, माइनस गामा dv/v के। तो ये ए सही आंसर है। A Carnot engine operates between two reservoir of temperature 900 K and 300 K, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। The engine perform 1200 joule of work, वर्क डन हो गया। The heat energy delivered by the engine to the low temperature reservoir, ठीक है। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1 और साथ में एक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन Q1। आपको Q2 फाइंड करना है, रख दो वैल्यू 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q1। 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 300 अपॉन 900, वर्क कितना है 1200, Q1 निकाल लो पहले यहां से, 2/3 आ जाएगा ये 600, Q1 आ जाएगा आपका 1800। फिर Q2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन का फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, Q1 माइनस Q2, तो Q2 हो जाएगा Q1 माइनस W। Q1 कितना है 1800, W कितना है 1200, तो आंसर आ जाएगा 600 जूल। क्या आएगा 600 जूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r फ्रॉम इट्स सेंटर। ये तो सिंपल सा सवाल है कि कोई एक हेमिस्फेरिकल शेल है ऐसे, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा रेडियस का हाफ होती है, r/2। क्वेश्चन नंबर 42। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लेंथ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी टोटल लेंथ कितनी l है, ये सेंटर यहां से कितनी डिस्टेंस पे एक्सिस पासिंग थ्रू है पॉइंट l/4, मतलब इस पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है और इसके अबाउट हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। तो इसके अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, जो होगा ml²/12 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लेंगे, प्लस m डिस्टेंस कितनी l/4 का होल स्क्वायर। भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है और यहाँ के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। अब इसको इक्वल कर देंगे mk² के, जहाँ k है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा ml² कॉमन ले लिया 1/12 प्लस 1/4, 4 जा 16 इज इक्वल टू mk²। m ने m को मार दिया तो k² बचा आपके पास l², एलसीएम ले लो यहाँ पर 12 इंटू 16 लिख दो, यहाँ 16 प्लस 12 लिख दिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 26, 28, 12 इंटू 16, 2 से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो k आ गया आपका 7/48 का अंडर रूट इंटू l, 7/48 का अंडर रूट इंटू l, ये ऑप्शन है, l रूट में नहीं है, फर्स्ट सही आंसर है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। A resistance R draws power P when connected to an AC source. If an inductance is now placed in series with the resistor such that the impedance of circuit becomes Z, the power drawn will be, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला जो होगा आपका P इज इक्वल टू
a resistance R draws power P when connected to AC source. Inductance is now placed in series with the resistor such that the impedance of circuit becomes Z. तो ये होता है V स्क्वायर बाय R, और उस केस में P डैश हो जाएगा V स्क्वायर बाय Z. तो P अपॉन P डैश हो जाएगा आपका Z बाय R. तो पहले P था, रेजिस्टेंस R था, P डैश पूछा, तो P डैश की वैल्यू हो जाएगी P इंटू R बाय Z. C सही आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन 44. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड कंडक्टर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज. तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो किसी कंडक्टर के जस्ट बाहर, अंदर तो जीरो होती है, अंदर कोई फील्ड होती नहीं, कंडक्टर की सरफेस से परपेंडिकुलर होती है और कंडक्टर के जस्ट बाहर कांस्टेंट रहती है. तो नॉर्मल टू द आउटर सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड जीरो इनसाइड द कंडक्टर. डी सही है, बाकी सब तो गलत है, पढ़ के देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 45. In the circuit shown below, O is connected to first it charges capacitor 4 microfarad. Now the connection of O is switched to B, then the ratio of final charge to 4 microcapacitor is to initial charge. माइक्रो होगा यहाँ पर. अब पहले इसको इससे लगा के हमने चार्ज कर दिया, तो C1 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है और V1 की वैल्यू V है. C2 आपका 2 माइक्रोफैरेड है और V2 आपका 0 क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है. अब पूछा क्या, रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज Q फाइनल टू इट्स इनिशियल चार्ज 4 माइक्रोफैरेड का. ठीक, अगर आप फाइनल की बात कर लें, हम फाइनल चार्ज की बात कर लें, तो वो हो जाएगा, फाइनल चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV, तो C1 प्लस C2 इंटू V, और इनिशियल चार्ज की अगर हम बात करें तो हो जाएगा C इंटू C1 इंटू V. सिंपल, C1 इंटू V1. तो पहले हम V फाइंड कर लें. V होता है कॉमन पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. रख दो वैल्यू. C1 की वैल्यू 4 है, V1 की वैल्यू आपकी V है, C2 की वैल्यू 2 है, V2 आपका 0 है. 4 प्लस 2 मतलब 4V बाय V आ गया आपका 4V बाय 6. इसको इससे लिख लो V डैश से कॉमन पोटेंशियल को, कि V तो आपका इनिशियल दे रखा, 4V बाय 6, तो 2V बाय 3 रख दो यहाँ पर वैल्यू. तो C1 प्लस 3 2, 4 प्लस 2 6, 2V बाय 3, C1 की वैल्यू 4 है इंटू V1 की वैल्यू V है. V से V कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हुआ, 3 से ये कैंसिल किया, तो आया 3 बाय 2, 3 बाय 2. अब किससे किससे पूछा था, देन द रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज ऑन 4 माइक्रोकैपेसिटर टू इट्स इनिशियल चार्ज. 2 से इसको कैंसिल किया, 2 आया. C1 की वैल्यू इनिशियल चार्ज से पता लगानी है. C1 आपका 4 रहेगा, V1 की वैल्यू आपकी V ही रहेगी. ठीक है, C1 प्लस C2, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और जो आपका V डैश आया है वो आया है 2V बाय 3. इसको एक बार चेक कर लेते हैं. 4V 4 2 प्लस 6, तो 2V बाय 3. 2V बाय 3 यहाँ वैल्यू पुट कर दी V की जगह, कैंसिल किया, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ये. हाँ, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा 1. ए इज द राइट आंसर, 1 आएगा आपका. ए जो है वो सही जवाब है. चलो अगले सवाल में पढ़ते हैं. Two resistances are connected in a gap of meter bridge. The balance point is 20 centimeter. ठीक है. From the zero end, a resistance of 15 ohm is connected in series with the smaller of the two. The null point shift to 40 centimeter. Okay, the value of the smaller resistance. तो R1 upon R2 is equal to L upon 100 minus L वाला फॉर्मूला अगर हम यूज कर लें, ठीक है, तो इस केस में मान लेते हैं R1 इज लेस देन R2. मीटर ब्रिज में ये फॉर्मूला लगता है. तो पहले केस में R1 की जगह R1 रखो, R2 की जगह R2 रखो, और ये आपका 20 आया, नीचे आपका 80 हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. सेकंड केस में बोला स्मॉलर में 15 और जोड़ दो, मतलब R1 प्लस 15 बटे R2, और फिर 40 हो गया, तो नीचे कितना बचेगा आपका 60 बचेगा. अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व. ये बचेगा 4 2/3. ठीक है,
इनको अगर हम डिवाइड कर दें, R1 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 15 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4 अपॉन में 2/3, R2 से R2 कैंसिल, R1 अपॉन R1 प्लस 15, ये आ जाएगा 3 अपॉन 4 2 जा 8, 8R1 इज इक्वल टू 3R1 प्लस 45, तो ये 5R1 इज इक्वल टू 45, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 ओम, यही स्मॉलर माना था हमने, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन, एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डिक्रीजेस, गलत चीज दे रखी हो कि I इक्वल टू फॉर्मूला होता है NEAVD, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I और VD, और रीजन है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों गलत दे रखे हैं, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। 48 द इमेज फॉर्म बाय द कन्वर्जिंग बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस इज फॉर्म, तो इस केस में फॉर्मूला आप यूज करेंगे N2 अपॉन U N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक, तो यहाँ पे इस वाले से इसमें जा रही, तो N2 की वैल्यू हम लेंगे 1, N1 की वैल्यू लेंगे 3/2, और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्योंकि रे ऐसे आ रही है, कन्वर्जिंग बीम है, तो U हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर और R हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, वो हमको V फाइंड करना है, रख दो वैल्यू, निकाल लो आंसर। तो N2 कितना है आपका 1/V माइनस N1 3/2 मतलब 1.5 अपॉन U कितना है 30 इज इक्वल टू N2 आपने कितना लिया 1 माइनस 3/2 अपॉन R है आपका 20, तो ये हो जाएगा पॉइंट हटा 0 बढ़ा 20 आया, मतलब 1 अपॉन V इज इक्वल टू ये माइनस 1/20 आएगा, उसको उधर ले जाएंगे, इधर बचेगा माइनस का 1/40 और ये प्लस में 1/20, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, -1 प्लस 2 मतलब 1/40, तो V आ गया आपका कितना 40 सेंटीमीटर, प्लस में आया मतलब कहीं रेस ऐसे जाएंगी, यहां पर कहीं बनेगा 40 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज ए इज द राइट आंसर। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। असर्शन है, a closed loop is held stationary in a magnetic field between north and south pole of two strong permanent magnet held fixed, no current will generate। ठीक है, current can only produce by changing magnetic flux or field। यस सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि स्टेशनरी लूप में कोई करंट जनरेट नहीं होगी, करंट तभी जनरेट होगी जब लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। बहुत अच्छा रीजन करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन, Which of following pairs of physical quantity does not have same dimension? सेम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो वर्क और टॉर्क इन दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, ml² t-2। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी सेम होती हैं। टेंशन एंड सरफेस टेंशन, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी, टेंशन फोर्स होता है और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यही सही जवाब होगा। बाकी इंपल्स और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन भी सेम होती हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस थे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट था पूरा पेपर का जो हो गया। अब आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म, ए सेशन खत्म। आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिएगा और सारे फॉर्मूले को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।